12 में क्या है, टनल इज डग अलोंग अ कॉर्ड ऑफ द अर्थ एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द अर्थ सेंटर. The wall of the tunnel may be assumed to be frictionless. Find the force exerted by the wall on the particle of mass m when it is at a distance x from the center of the tunnel. ठीक है, all right. तो इसमें जो है हम क्या कह रहे हैं कि अर्थ है जो बेसिकली अज्यूम कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर है यूनिफॉर्म डेंसिटी का, उसमें तुमने टनल डिग किया है विच इज अ कॉर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2, राइट. और फिर जो है इसके अंदर एक पार्टिकल चलेगा और पार्टिकल पे तुम्हें फोर्स बताना है एज अ फंक्शन ऑफ आई सपोज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टनल, करेक्ट. तो हमारा पार्टिकल यहाँ है, तो नेचुरली क्या होगा अगर ये डिस्टेंस x ले रहे हो तुम, पार्टिकल जो है बेसिकली इस लोकेशन पे जो फील्ड का डायरेक्शन है दैट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट. तो फील्ड इस तरफ है, तो फील्ड का फोर्स जो लगेगा, फील्ड यहाँ पर कितना होगा तुम्हें पता है सॉलिड स्फीयर के अंदर, gm/r³ इंटू एक्स. बट x यहाँ पे x नहीं है, x यहाँ पे है x² + r²/4. समझ रहे हो, इसका भी डाउट है. वो सेंटर से ही डिस्टेंस है x. नहीं, सेंटर ऑफ द टनल से डिस्टेंस बोला है ना, डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टनल. ओके सर, सॉरी. ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, राइट. दैट इज व्हाट शोज अप हियर एंड यू हैव gm/r³. तो ये फील्ड हो गया, तो जो फोर्स लग रहा है वो योर मास इनटू फील्ड हो गया, तो वो भी मिल जाएगा. इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल कॉज द पार्टिकल टू एक्सेलरेट इन द टनल. जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल प्रोवाइड द नॉर्मल, आई मीन इट विल प्रेस द पार्टिकल इनटू द वॉल ऑफ द टनल एंड सो द टनल विल रिस्पॉन्ड विद सम नॉर्मल फोर्स. वही तुमको शायद फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द पार्टिकल, करेक्ट. तो बेसिकली जो हमारा फोर्स है एफ ऐसे, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, अगर ये एंगल हम बोले थीटा है तो एफ साइन थीटा हमको फाइंड करना है. वही हमारा आंसर है, वही नॉर्मल भी होगा वॉल से. ठीक है, एफ साइन थीटा फाइंड करना है. तो ये ट्राइंगल देख लो जिसमें कि ये एक्स है, ये r/2 है और ये x² + r²/4 है और ये एंगल थीटा है. तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, r/2 ओवर दिस. एफ की वैल्यू कितनी है, m gm/r³ into x² + r²/4 into sin theta which is r/2 over x² + r²/4. So ये कहानी खत्म हो गया तुम्हारा. You are only left with gmm/2r². Right? It's a constant independent of x. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं 15th क्वेश्चन पे. में क्या हो रहा है, two thin spherical shells having uniform density. A thin spherical shell having uniform density is cut in two parts by a plane and kept separated. Shown the figure. Point A is the center of the plane section of the first part, and B is the center of the plane. Show that the gravitational field at A due to the first part is equal in magnitude to the gravitational field at B due to the second part. So of course it is. Shell है ये, और शेल के अंदर फील्ड जीरो होती है नेट किसी भी पॉइंट पे. यहाँ पे नेट फील्ड जीरो है, राइट. अब अगर तुम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो इसको यहाँ पे एक सेक्शन करके, तो जितना ये फील्ड जनरेट कर रहा होगा इस तरफ अपनी तरफ जी उस लोकेशन पे, उतना ही ये बचा हुआ पार्ट भी जनरेट करेगा जी. तभी तो जब इनको साथ में रखेंगे तो जी जी कैंसिल हो जाएगा और वहाँ जीरो आ जाएगा, राइट. So this is true anywhere, no matter where you make that cut. The two parts that you separate must be creating an equal field and opposite in direction so as to cancel it out, right. 15 हो गया. ये 16th भी किसी का डाउट था क्या, या मैंने ऐसे लिखी है उसको, कोई बोल सर रहा था 16? डाउट है सर. अच्छा, मुझे फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट नहीं आ रहा है, मतलब ठीक है. वैल्यू नहीं आ रहा है. Okay, two small bodies of masses this and this are kept as separation to show a particle of mass this is placed to experience no net gravitational force from these bodies. Be placed to experience no net gravitational force from these bodies. ठीक है, पहला पार्ट तेरा हो गया. The particle is placed at this point. What is the gravitational potential energy of the system of three particles with usual reference level? तो अगर तुमने पहला पार्ट कर लिया तो then you have located where it must be kept, right? Yes sir, 0.83 meter from the 2 kg body. Okay, so you're saying कि 2 kg बॉडी ये है, 4 kg बॉडी ये है, इनके बीच का सेपरेशन जो है वो है 2 मीटर,
और तुम कह रहे हो कि यहाँ पे जो है हमने 0.1 को रखा है कितना 0.8 मीटर पे, राइट? Yes, sir. 0.83. 0.83, ठीक है, 0.83 पे रखा है। तो सारे मासेस पता है तुम्हें, उनके बीच की सेपरेशंस तुम्हें पता है, तो टोटल ग्रेविटेशनल एनर्जी तो निकल ही जाएगा एज पेयर, इन दोनों का GMM/R, इन दोनों का GMM/R और इन दोनों का GMM/R। ये किया, उससे आंसर नहीं आ रहा है? माइनस GMM/R करना है, माइनस G सर आ रहा है 2.1 by 0.83, then minus G 0.14 by 2 minus 0.83, and lastly minus G 2.4 by 2, इन दोनों का टेकन 2 एट अ टाइम करना होता है और माइनस GMM/R करना होता है और फिर जितने ऐसे टर्म्स हैं उनको ऐड कर देना होता है। सो इफ यू हैव लाइक n particles in a system, then you can form NC2 pairs. There will be NC2 such terms. Every term will be between some mass and some other mass and divided by this separation. Okay, sir. देख ले, आ जाएगा इससे। Yes, sir. मैं कर लेता हूँ वापस. ठीक है, 17 में क्या हो रहा है? 3 particles of mass m each are placed at the 3 corners of an equilateral triangle of side A. Find the work that should be done on the system to increase the size of the triangle to 2A. ये भी भाई कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। पहले तुमने 3 मासेस रखे हैं A सेपरेशन पे, M। तो इस सिस्टम की जो एनर्जी है टोटल वो क्या है? माइनस GMM/A 3 टाइम्स, और फिर तुम कह रहे हो कि वो सेपरेशन को तुम 2A कर दोगे तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी उस कॉन्फ़िगरेशन की? माइनस GMM/2A ऑल्सो 3 टाइम्स। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? हमें वर्क करना पड़ेगा जितना से सिस्टम का एनर्जी चेंज हो गया है, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट्स इट। दोनों का डिफरेंस ले लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? जिसका भी डाउट है, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है इसमें कि ऐसे क्यों किया है? अंडरस्टूड सर। ठीक है। फिर क्या है? 19th में क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय 19 का किसी पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है क्या? 19 किसका डाउट था? The B part. B part. Gravitational field in a region is given by this. Find the potential at points this and this if the potential at the origin is taken to be 0. ठीक है, ओके। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, E से लिख रहे हैं, मैं G से लिख रहा हूँ, एक ही बात है। ग्रेविटेशनल फील्ड इनका है 5i कैप प्लस 12j कैप, ठीक है। और साथ में इन्होंने तुम्हें बता दिया है कि पोटेंशियल एट 0,0 इज 0, ये भी बता दिया गया तुमको, रेफरेंस है वो तुम्हारा। तो अब वो तुमसे पूछ रहा है कि 12,0 और 0,5 पे कितना पोटेंशियल है, ये दो वैल्यूज तुमसे पूछे जा रहे हैं। तो आई गेस तुमको ये पता होगा कि फील्ड जो होता है उसका मैग्नीट्यूड वो पोटेंशियल का नेगेटिव डेरिवेटिव विद पोजीशन होता है, राइट? ये पता है? No, sir. नहीं? यस सर। Yes, E sir, ये को class में किया माइनस था। इक्वल Okay, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. E होगा, Yes, वो sir. E होगा, कोई बात नहीं, E लिख लो। तो फील्ड जो है, फील्ड इज बेसिकली इफ यू टेक द पोटेंशियल, पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, and if you differentiate the potential function and put a minus sign in front of it, then that gives you the field function, right? तो therefore which means कि तुम dr इस तरफ लेके और माइनस dv करके और फिर इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट? तो Okay, अब sir. अभी ये हो जो जाएगा। ये जो है डेल्टा भी आ जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है एज अ वेक्टर, और डी आर जो वेक्टर होता है, आई मीन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डी आर वेक्टर कैन बी रिटन एज अ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, राइट? तो इसका इस फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, फिर उसको इंटीग्रेट करो। अब डेल्टा वी बेसिकली तुम्हें मिलेगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, राइट? तो फाइनल तो तुम्हें इनमें से कोई डालनी होगी, जैसे इसका निकाल रहे हो तो ये डालोगे फाइनल में, इनिशियल में 0,0 डालो क्योंकि वहां का पोटेंशियल 0 दिया हुआ है। मतलब टेक्निकली ये जो है तुम डालोगे v एट वन प्लेस एंड v एट द सेकंड प्लेस, और यहाँ पे वन प्लेस के कोऑर्डिनेट्स डालोगे x1 y1 और यहाँ पे डालोगे x2 y2। तो अब क्योंकि रेफरेंस दिया हुआ है तो इसीलिए बेटर होगा कि ये नीचे 0 0 डाल दो, तो यहाँ 0 डाल दो और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स डालो तो भी मिल जाएगा तुम्हें सॉल्व करके इसको, ठीक है? मेक सेंस?
19th 20th में किसी को डाउट था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस, शो दैट द, कौन से पार्ट में डाउट है 20th में? पर अब 20th हो जाएगा, 19 से सिमिलर है थोड़ा। हाँ सिमिलर है। अब दूसरा लॉजिक है उधर में, उल्टा स्टोरी है। पोटेंशियल का फंक्शन दे दिया है तो फील्ड निकाल लो डिफरेंशिएट करके इसको विद माइनस साइन, और फिर उसका फोर्स भी निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली। ठीक है 20th से 30th के बीच में बोल दो क्या डाउट्स हैं? Also 28 28 So 26. 26 and 27. 27 and 30th also. But the 30th answer wasn't coming. ठीक है ओके। तो 21. 21 और कोई? ठीक है 21 में क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस, शो दैट नो वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन अ पार्टिकल इज मूव्ड ऑन द लाइन। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। इट्स, अगर तुम्हें फील्ड दिया हुआ है जो कि है 2i कैप प्लस 3j कैप, और तुमसे बोल रहा है कि तुमको पार्टिकल को मूव करना है ऑन दिस लाइन 3y प्लस 2x इक्वल्स 5, ये लाइन पे चलना है उसको, तो इस लाइन पे चलते चलते उस पर कोई वर्क डन नहीं होगा, राइट? तो अब बेसिकली अगर तुम इस लाइन पे चल रहे हो, मतलब ये लाइन कहीं स्पेस में पहले बना लो, आई मीन यू डोंट नीड टू, बट जस्ट फॉर योर सेक ऑफ दिस थिंग, कि ये एक पॉजिटिव स्लोप का लाइन है और इसमें x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इक्वल्स टू 5/3 से जाएगा, नेगेटिव स्लोप का लाइन है, और y इक्वल्स टू डालेंगे तो 5/2 से जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ लाइन है तुम्हारा ये, राइट? और फील्ड जो है तुम्हारा 2i कैप प्लस 3j कैप है, मतलब अगर फील्ड का वेक्टर बनाएंगे तो x में 2 है, y में 3 है, ये फील्ड है तुम्हारा, ऐसा दिखता है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा होगा कि इस लाइन पे चलेंगे, फील्ड एक ही जगह पे नहीं है, पूरे स्पेस में फील्ड है, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन वैसे है, राइट? हर जगह ऐसे है वो, जी जी जी। So do you see why it would be that you would never have any work done on the particle if it moves on this line in this kind of a field? Yes, sir. So Understood. the change in potential will be 0. Basically your Okay. displacement will always be perpendicular to the field. So if you take a dot product of the field and your displacement, then you will So always we get 0. you'll always get a Okay, 0. Thank you. 21 के बाद क्या था? 26 में क्या हो रहा है? A body stretches a spring by a particular length at the Earth's surface at equator. At what height above the South Pole will it stretch the same spring by the same length? Assume the Earth to be spherical. ठीक है, तो पोल और इक्वेटर पे डिफरेंस किस चीज का है? अगर अज्यूम कर रहे हैं परफेक्टली स्फेरिकल है, सो द डिफरेंस इज बेसिकली ड्यू टू रोटेशन, राइट? एंड ऑन द पोल्स you have some fixed g, matlab from the pole, as seen from the pole, if you go away from the pole, the earth is basically a perfect sphere of some gravitational field, right? On the equator, other than the fact that it's a sphere, you also have a pseudo force pushing you out because of the rotation of the planet, right? तो उधर g कम हो जाता है थोड़ा सा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये टॉपिक, ठीक है? तो डिफरेंस किस चीज में आएगा? अगर यहाँ पे तुमने एक स्प्रिंग से लटका दिया उसको, बॉडी को, और उसी बॉडी को यहाँ पे इक्वेटर पे उसी स्प्रिंग से लटका दिया, तो यहाँ पे जी स्ट्रॉन्गर है, तो ये ज्यादा डिफॉर्म करेगा स्प्रिंग को, यानी mg, जब तुम यहाँ पे kx इक्वल्स टू mg लिखोगे तो वो फुल g होगा जो अर्थ के सरफेस पे होता है, लेकिन यहाँ पे जब तुम kx इक्वल्स टू mg लिखोगे तो वो g प्राइम होगा, और g प्राइम बेसिकली g माइनस ओमेगा स्क्वायर r होगा। ये पता है तुम लोगों को? Yes, sir. राइट? तो नेचुरली इट विल नॉट कॉज दैट मच ऑफ अ डिफॉर्मेशन, बट वो क्या कह रहा है कि हम चाहते हैं कि दोनों जगह पे सेम डिफॉर्मेशन आए, यानी यहाँ पर भी उतना ही डिफॉर्मेशन आए जितना यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ का फील्ड स्ट्रॉन्गर है, तो उसके लिए वो बोल रहा है आई थिंक कि ऊपर चले जाओ, मतलब साउथ पोल से ऊपर चले जाओ, तो बेसिकली इतना ऊपर चले जाओ कि उधर का फील्ड वीक होते होते डिस्टेंस के कारण इतना वीक हो जाए जितना यहाँ पे सरफेस का फील्ड वीक है रोटेशन के कारण। सो यू जस्ट हैव टू गो अप बाय सर्टेन हाइट। तुम लोगों को वो भी फॉर्मूला पता होगा कि अगर अर्थ के सरफेस पे मैं h हाइट ऊपर चला जाऊं तो कितना फील्ड वीक हो जाता है। ये पढ़ लिया तुम लोगों ने, जी एज अ फंक्शन ऑफ h, Yes, sir. राइट? तो जी वीक हो जाएगा, और वीक करके कितना वीक करना है उसको,
जितना सरफेस पे है ऑन द इक्वेटर। इससे मिल जाएगा तुम्हें आंसर एच का। सर उसका 11 किलोमीटर आता है अप्रोक्स में और आंसर दिया है 10। 11 आता है और आंसर दिया है 10। हाँ सर। 10 पॉइंट कितना आ रहा था तुम्हारा, मतलब राउंड होके 11 हो रहा था? नहीं मेरा 11.136 आ अच्छा, रहा 11 से ज्यादा आ रहा था। था। हाँ 11 से ज्यादा। यस तो मेरे को 10.8 आ रहा था। इसको क्या लिया था, डिफॉल्ट जी को? डिफॉल्ट जी को सो वो तो कैंसिल हो जाता। वो हाँ अच्छा, इधर भी आएगा वो? नहीं, एक सेकेंड, नहीं कैंसिल नहीं एक होगा ना? से नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाता है उसको हाँ। 9.8 हाँ तो 9.8 लिया था। उससे डिफरेंस हो रहा होगा मे बी। सब बट 10 लेके भी उतना कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा। अच्छा, तो तुम सब लोगों का 11 से ज्यादा आ रहा है और इन्होंने 10 लिख दिया है। हाँ सर। ओके, सर आई एम गेटिंग 10.8 के आसपास। 10.8 के आसपास। ठीक है, मतलब अब कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पे तुम लोगों ने कौन सा अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला यूज किया क्या जी का? यस सो 1 minus 2h bar. हाँ। So but it's 11 kilometers, so the approximation should work, right? हाँ, दैट्स ट्रू। सर आई डिडंट यूज द अप्रोक्सीमेशन, मैंने r अपन r प्लस h वाला यूज किया, उससे मेरे को 10.8 ही आ रहा था। उससे तेरे को 10.8 आ रहा था, ठीक है, और इन्होंने 10 लिख दिया आंसर। जी से डिवाइड होगा और हम हाइट निकालना चाहते हैं, सो ठीक है, आई डोंट थिंक दैट्स सच अ बिग डील। मतलब अगर इसने 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं कि इसने बिना अप्रोक्सीमेशन वाला लिया हो और जी का वैल्यू 10 लिया हो, या बिना अप्रोक्सीमेशन वाला लिया हो जी का 9.8 लिया हो। आई थिंक वन ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस विल गेट यू क्लोज टू 10। मे बी वही क्या होगा। अब ऐसे बैठ के तो गेस करना पॉसिबल नहीं है कि इसने क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सिचुएशंस उठाया है। देख लूंगा मैं बाद में, अगर मेरे को लगेगा कि 9.8 बेसिकली तुम यहाँ पे कह रहे हो तो जी एम बाय आर स्क्वायर है, तो आर प्लस एच स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसमें से आर स्क्वायर करके और इसको आर प्लस एच -2 कर रहे हैं, तो ये आर माइनस 1 माइनस एच बाय आर हो जाता है, 1 माइनस 2 एच बाय आर हो जाता है, राइट। सो जी इंटू 1 माइनस 2 एच बाय आर को हम ले रहे हैं जी माइनस, अर्थ का रेडियस भी आ रहा है क्या रिजल्ट में? आएगा ही आई थिंक। Yes sir. जी जी जी, वो भी एक इशू है। अब क्या डेटा लिया है वहाँ पे एग्जैक्टली तुम लोगों ने क्या लिया है? 6400। Yes हाँ sir. सर। यस सर। ठीक है, मतलब आई डोंट थिंक ये कोई बहुत परेशान होने वाली बात है। इसमें 1 माइनस 2 एच बाय आर और इधर हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी, तो बेसिकली एच की वैल्यू आ रही है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। तो ओमेगा तो चलो क्लियर कट है, 2 पाई बाय 24 इंटू 60 राइट का स्क्वायर है। रेडियस का स्क्वायर जो है वो है 6400 इंटू 10⁻³ अगर ये ले रहे हैं तो का स्क्वायर, तो नीचे 2 इंटू 10 या 9.8 हो सकता है। सो देन ये सब तो ठीक है। इशू हो सकता है कि पाई क्या लिया है, 3.14 लिया है या 22/7 लिया है या क्या लिया है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या ली है और इन दोनों में से क्या लिया है। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी हैं, किसी ना किसी से 10.5 से कम आ गया होगा उसका और उसने 10 लिख दिया होगा। ठीक है, ओके इतना कोई इसमें आई डोंट थिंक इतना कोई ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए हमको। फिर क्या था,
26 था ना, 27, 28 और 30। एक सेकंड। हेलो सर। हाँ सर आप क्वेश्चन 33 ऐड कर सकते हो प्लीज? हाँ, मैं 30 के बाद वाले ले लूंगा, इसके बाद 30 तक कर रहा हूँ, ओके सर। कर दूंगा फिर। 27 में क्या, एट व्हाट रेट शुड द अर्थ रोटेट सो दैट द एपरेंट जी एट द इक्वेटर बिकम्स 0? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे इन दिस सिचुएशन? इसमें डाउट है किसी को? एपरेंट जी तो अभी हम देख ही रहे थे, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है, तो अगर तुम चाहते हो कि एपरेंट जी 0 हो जाए तो ये 0 हो जाना चाहिए, तो उससे ओमेगा मिल जाएगा तुम्हें। जी बाय आर का रूट से घूमना चाहिए धरती को, ठीक है। और व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे इन दिस सिचुएशन, वो निकाल ही सकते हो, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ओमेगा चाहिए होगा जी को नलिफाई करने के लिए, तो प्रॉब्ली हर 10 मिनट में सनराइज होता होगा, नॉट श्योर, निकालो यहाँ से, ठीक है। 28 में क्या हो रहा है, पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास m is hanging in a ship sailing along the equator from east to west. When the ship is stationary with respect to, इसमें कौन से पार्ट में डाउट है 28 में? So C part. When the ship is stationary with respect to water, the tension the string is T naught is hanging in a सर आप ship. पूरा सम कर सकते हैं प्लीज। ठीक है, पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास m is hanging in a ship sailing along the equator from east to west जा रहा है। When the ship is stationary with respect to water, the tension in the string is T naught. Find the speed of the ship due to rotation of the earth about its axis. Find the difference between T naught and the Earth's attraction on the bob. If the ship, ये भी वही है, apparent G का ही problem है. If the ship sails at speed V, what is the tension in the string? Angular speed of the Earth's rotation is omega and the radius of the Earth is r. देख, पहला पार्ट तो ये है कि find the speed of the ship due to the rotation of the Earth about its axis. इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, वो सीधे सीधे अर्थ ओमेगा पे घूम रहा है, शिप तुम्हारा इक्वेटर पे बैठा हुआ है, तो शिप का जो स्पीड है वो v है और वो ओमेगा r है। ये तो ए पार्ट है तुम्हारा, ठीक है। और फिर जो है उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टी नॉट एंड द अर्थ्स अट्रैक्शन ऑन द बॉब। अगेन सेम चीज है ये, डिफरेंस बिटवीन टी नॉट एंड द अर्थ्स अट्रैक्शन ऑन द बॉब। तो अर्थ्स अट्रैक्शन जो है वो तो जी है, लेकिन टी नॉट एक्चुअली उतना नहीं होगा क्योंकि तुम इक्वेटर पे बैठे हो, तो तुम पे एक बाहर की तरफ सूडो। तो बेसिकली अगर तुम इसमें देखोगे कि मान लो इक्वेटर पे तुम शिप इमेजिन कर लो कि शिप है और उसमें तुमने ये बॉब लटका रखी है, ठीक है। तो बॉब पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक तो नीचे लग रहा है एम जी जो एक्चुअल जी है, और बाहर की तरफ लग रहा है क्या, एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि धरती ऐसे घूम रही है तो सूडो ऊपर लग रहा है और टेंशन भी लग रहा है उसको, करेक्ट। तो वो इक्विलिब्रियम में है तो टी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू एम जी, तो एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। यही चाहिए तुम्हें, डिफरेंस बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ एंड द टेंशन। ये समझा? यस यस सर। अच्छा, और फिर इफ द शिप सेल्स एट स्पीड वी, अब अगर शिप वी से चलने लगा अर्थ के रिलेटिव, तो पहले ही वो अर्थ के कारण ओमेगा आर से सर्कल में घूम रहा है, अब अगर वी से और चलने लगा, अब ये मुझे ध्यान नहीं, तुम लोग देख लो कि अर्थ ईस्ट से वेस्ट घूमता है कि वेस्ट से ईस्ट घूमता है। अगर साथ में घूम रहे हैं दोनों तो वी प्लस ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है। और अगर उल्टा जा रहा है तो वी माइनस ओमेगा आर हो जाएगा। बट बेसिकली अगर मान लो साथ में ही जा रहे हैं तो एक तो उसकी स्पीड ओमेगा आर है ही, और प्लस वी और ऐड हो जाएगी उसमें, करेक्ट। तो बेसिकली अब वो सर्कल करने लगेगा एट अ स्पीड ऑफ v प्लस ओमेगा आर, So ठीक है। ship east to west जा रहा है. शिप And rotation is from west to east, so minus शिप ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, रोटेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो बेसिकली अर्थ फास्टर है इन एनी केस, तो ओमेगा आर माइनस वी से जा रहा होगा वो, ठीक है। तो सर्कल में जाने का उसका स्पीड कम हो गया, तो देयरफॉर वी स्क्वायर बाय आर, मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू अब ये हो जाएगी,
मेक सेंस? टी प्लस ये इक्वल्स टू mg अपनी इक्वेशन बन जाए, ठीक है। यस इफ द शिप सेल्स एट स्पीड v व्हाट इज द टेंशन, ये निकालना है इन द स्ट्रिंग। हाँ ठीक है, ये समझ गया जिसका भी डाउट था ये वाला इक्वेशन, Yes, sir. ठीक है। फिर क्या था 28 के बाद 30 भी डाउट था किसी का? Yes, so the calculation was The possible. moon takes about 27.3 days to revolve around the earth in a nearly circular orbit of radius this. Calculate the mass of the earth from these data. Mass of the earth from these data. ठीक है भाई, I guess mg equals to ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये मून है, तो ये डिस्टेंस इनका r है, और मून जिस रेट से जा रहा है ओमेगा हमको पता है क्योंकि टाइम पीरियड दिया हुआ है इसका। तो अर्थ से जो फोर्स इसको लग रही है वो इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रही है, तो फोर्स कितनी है जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू मास ऑफ मून ओमेगा स्क्वायर आर। तो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, और ओमेगा की वैल्यू तुम्हें ये भी दी हुई है 2 पाई बाय टाइम पीरियड दिया हुआ है, राइट? Okay, sir. Thank you. सब्स्टिट्यूट कर लो, आ जाएगा उस टाइम से। Okay, sir. 30 से 40, 30 से 39 तक, 33 कोई बोल रहा था और 36 है ना, और कोई? So 32 or 38. 32, 38, 32, 32 का बी पार्ट, 33, 34 का भी, Sir, 34. 38, 34 लिखा मैंने, और कोई? सर 32 का बी पार्ट। 32 का बी पार्ट कह रहा था, ठीक है। So मैं 32 का A part में था। 32 क्वेश्चन क्या है? Satellite of mass 1000 kg is supposed to orbit the Earth at a height of 2000 km above the Earth's surface. Find its speed in the orbit. ये तो तुम्हें पता है ऑर्बिटल स्पीड होती है डायरेक्टली 2000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस है, और अर्थ का खुद का रेडियस अगर 6400 ले लें तो टोटल 8400 किलोमीटर के ऑर्बिट में वो जा रहा है। तो डायरेक्टली वी ऑर्बिटल तुम्हें पता है कितना होता है, √gm/r, राइट? r जो है तुम्हारा 8400 किलोमीटर है यहाँ पर। मेक सेंस? सॉरी सर, बी पार्ट में डाउट नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है, 33 में डाउट था। बी पार्ट में? यस नहीं, 32 में डाउट नहीं था। अच्छा 32 में डाउट नहीं, ठीक है। फिर आ जाते हैं 33 पे, उसमें क्या हो रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट मूविंग विद एन एंगुलर स्पीड इक्वल टू द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन। ये भी निकाल सकते हो तुम। ये धरती है, धरती ओमेगा से घूम रहा है, सैटेलाइट मान लो कि r डिस्टेंस पे है और वो भी ओमेगा से घूम रहा है। तो अगर वो r डिस्टेंस पे है, क्या निकालना है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर, ठीक है। तो जो स्पीड से जा रहा है v, वो r ओमेगा है। r हमें निकालना है लेकिन ओमेगा हमें पता है, अर्थ का ओमेगा है, यानी r इंटू 2 पाई बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये v जो है डायरेक्टली v ऑर्बिटल से इक्वेट कर दो फिर gm/r से, राइट? Yes, sir, got it. तो r तुम्हारा r की पावर 3/2 इधर बन जाएगा और इधर t/2 पाई √gm हो जाएगा, मिल जाएगा इसका आंसर। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पे निकालना है ना, हाँ ठीक है। 33 के और बी पार्ट भी है, उसमें कोई डाउट है? इफ द सैटेलाइट इज डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल एट सम इंस्टेंट, Yes, sir, Find ये that- part में doubt. बी पार्ट में डाउट है? तो ये तो 6 साल हो जाएगा ना। If the satellite is directly above the North Pole at some instant, find the time it takes to come over the equatorial plane. हाँ तो ये भी निकल जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड उसका अर्थ के बराबर ही है, और अगर वो नॉर्थ पोल के ऊपर है तो क्वार्टर ऑसिलेशन, क्वार्टर सॉर्ट ऑफ पीरियड, अगर अर्थ को साइडवेज देख रहे हैं, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, सैटेलाइट जो है अभी अपने ऑर्बिट में नॉर्थ पोल के ऊपर है, तो इक्वेटोरियल प्लेन में आने के लिए उसको बेसिकली यहाँ आना पड़ेगा, तो विच इज़ 1/4 ऑफ इट्स टोटल टाइम पीरियड ना। टाइम पीरियड उसका अर्थ के बराबर ही है, 24 घंटे, 6 घंटे में आ जाएगा आई थिंक। Thank you, sir, got it. ठीक है।
तो 33 था ये, हाँ। उसके बाद क्या 34 किसी का डाउट था? 34 में क्या, व्हाट्स द ट्रू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट दैट वेट एग्जैक्टली 10 न्यूटन एट द नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ओमेगा है वो अर्थ का ओमेगा के बराबर है। ठीक है, अर्थ है और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। इसमें उसने वेइंग मशीन लगा के वो खड़ा हो गया। मान लो धरती पे जो है नॉर्थ पोल पे जब वो खड़ा होता था तो मशीन जो है एग्जैक्टली 10 न्यूटन दिखाता था। ठीक है, मतलब m इंटू जी एट नॉर्थ पोल वॉज 10, राइट। अब वो जियो स्टेशनरी में जा रहा है तो एक तो जियो स्टेशनरी का तुम्हें रेडियस पता है और जियो स्टेशनरी में जाने का ओमेगा वही है जो अर्थ का ओमेगा है। तो अब अगर इसका इक्वेशन, इसका बैलेंस ऑफ फोर्स देखा जाए इन द रोटेटिंग फ्रेम, इन द सैटेलाइट फ्रेम, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के फ्रेम में देखोगे तो क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे इस पे। एक तो इस पे नॉर्मल लग रहा होगा फ्रॉम द मशीन, वही वेट है, वही रीडिंग दिखाएगा वो। एक इसको धरती का अट्रैक्शन लग रहा होगा, m इंटू वॉट एवर इज दी जी का वैल्यू एट दिस डिस्टेंस, यहाँ तक आते आते जो जी हो गया होगा वीक। और एक उसको रेडियल आउटवर्ड सूडो लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा अर्थ का ही ओमेगा है, इंटू रेडियस ऑफ दी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट, राइट। ये तीनों फोर्सेस से इक्विलिब्रियम में होगा इन द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रेम। तो बेसिकली n प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर जी इक्वल्स m जी प्राइम होगा g मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ दी जियो स्टेशनरी का स्क्वायर। तो नॉर्मल आ जाएगा और यही इसका रीडिंग है वेट का कि m जी m बाय आर जी स्क्वायर माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर जी। अब m तो हमें पता ही है, m कॉमन ले लो, m है 10 बाई जी, जी इज जी ऑन अर्थ, सरफेस का जी है ये। बेसिकली अगर 10 ले लें तो m 1 है इसका, राइट, 1 के जी का ये। तो आंसर है तुम्हारा जी एम बाय आर जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जी। ये इसकी रीडिंग आएगी वहाँ पे। Sir, they specifically said North Pole, so won't we take G as 9.8? हाँ ठीक है, चलो 9.8 ले लो, वो तो एक ही बात है, कोई वैल्यू लेनी है वहाँ पर वो डाल देना। आई डोंट थिंक दैट मेक्स टू मच ऑफ अ डिफरेंस। सर ये वेरिएशन विथ हाइट्स, हाइट का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते इसमें? कौन सा वाला? वेरिएशन विथ हाइट का। फॉर द वैल्यू ऑफ जी हेयर? हाँ सर। नहीं, कैसे? जियो स्टेशनरी तो काफी दूर होता है ना, अर्थ रेडियस का 6-7 नहीं टाइम्स। मतलब विदाउट अप्रोक्सीमेशन, r अपॉन r प्लस h का। कर लो, एक ही बात है। आई मीन वही लिखा है मैंने, आर जी मैंने मान लिया। आंसर रॉन्ग आ रहा है, 0.17 आ रहा है। नहीं सर, मैंने भी वही किया बट मुझे आंसर आ गया। आएगा, तू देख ले कैलकुलेशन में अगर तो। कैलकुलेशन होगा। हाँ देख लेना एक बार, क्योंकि करेक्ट है उसमें कोई, अगर तुम अप्रोक्सीमेट नहीं कर रहे हो पूरा ले रहे हो तो करेक्ट ही है वो। So what is the value of RG? आर जी इज जियो स्टेशनरी का रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वो तुम निकाल सकते हो कि 36,000 किलोमीटर। हाँ वैल्यू होती है, बट अदरवाइज उसकी इक्वेशन ये है कि अर्थ के ही ओमेगा से जाना है उसको, अर्थ का ओमेगा तुमको पता है, और आर जी निकालना है तो वी ऑर्बिटल तुम वहाँ का लिख सकते हो जी एम बाय आर जी, और टाइम पीरियड तुम लिख सकते हो 2 पाई आर जी बाय वी ऑर्बिटल, राइट। Yes, sir. और आर वी ऑर्बिटल आर जी के टर्म्स में आ जाएगा और टाइम पीरियड 24 घंटे है, तो उससे आर जी का वैल्यू मिल जाएगा। Okay, sir. Okay. ठीक है, 34 था ना ये, ठीक है। फिर क्या 35? 35 में क्या हो रहा है कि आ गया 35। The radius of a planet is r1 and a satellite revolves around it in a circle of radius r2. The time period of revolution is t. Find the acceleration due to gravitation of the planet at सर its आप ये surface. स्किप कर सकते हैं, हो गया मुझसे, मैंने इसलिए मिस्टेक किया था। ठीक है ठीक है। Sir, I have a doubt in this. 35. Yes. Radius of a planet is r1 and a satellite revolves around it in a circle of radius r2. ठीक है, time period of revolution is t. Find the acceleration due to gravitation of the planet at its surface. ठीक है, planet मान लो ये है planet, planet का मास ले लो m, तो planet के सरफेस पे जो g है वो जी एम बाय r1 स्क्वायर है,
राइट, ये हमें निकालना है। R1 तो दिया हुआ है प्लैनेट का रेडियस, अगर प्लैनेट का मास मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। अब प्लैनेट से R2 रेडियस पे एक सैटेलाइट है, ठीक है, यहाँ पे सैटेलाइट है जिसका चलने का जो टाइम पीरियड है वो T हमें दिया हुआ है, तो वो भी निकाल Oh, सकते so हैं। now I'll get it. So I wasn't getting the method. ठीक है, ठीक है। 38 कोई बोल रहा था डाउट है, 38 में Also डाउट। 36 also. 36. Find the minimum co-latitude which can directly receive a signal from a geostationary satellite. So what is the co-latitude? Co-latitude देखो मतलब वैसे तो ये ऐसी चीज है which you can Google also. Even I think I'm going to have to Google. I think कि जितना मेरा गैस हो रहा है कि अर्थ है और जियो स्टेशनरी यहाँ बैठा होगा, तो एक सेंस में वो टेंजेंट मारने को बोल रहा है तुमसे कि भाई अगर जियो स्टेशनरी सीधा एमिट कर रहा है वेव, तो ये लोग को मिल सकता है जियो स्टेशनरी का ब्रॉडकास्ट और ये लोग को मिल सकता है। सो आई एम गेसिंग कि अगर जियो स्टेशनरी अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन में घूम रहा है तो रिलेटिव टू नॉर्थ इसको वो बोल रहे होंगे कोलैटिट्यूड, लाइक द थीटा फ्रॉम नॉर्थ पोल वेयर टिल वेयर यू कैन रिसीव डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट फ्रॉम जियो स्टेशनरी। Okay, sir. लेकिन देख लो एक बार, गूगल कर लो, मैं भी कर लेता हूँ, रुक जाओ। Yes, sir. Theta is the latitude difference between latitude and 90 degrees. Or the one you marked. ठीक है, बस तो तुमसे अब तुम सर्कल और टेंजेंट और रेडियस का ज्योमेट्री है ये, राइट, कर ही लोगे, तुम्हें पता ही है कि ये कितना दूर होता है RG, हो जाएगा अभी। ठीक है Yes, सर, sir. ट्राई कर। नहीं हो जाएगा अभी, देखो सर्कल का रेडियस R है, RG इज लाइक 6-7 टाइम्स वॉट एवर इन प्रपोर्शन टू रेडियस ऑफ अर्थ, तुम्हें पता होता है, तो एक सीधा लाइन है बेसिकली, मैथमेटिकली तो सिंपल सा ही प्रॉब्लम है। यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस पता है, वहाँ से टेंजेंट मार रहे हैं, वहाँ से टेंजेंट मार रहे हैं, यहाँ से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं और परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, और वर्टिकल लाइन से ये एंगल फाइंड करनी है। इसमें तुम्हें ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, ओके सर। ठीक है। So और will we be taking booklet doubts now or तो टाइम तो वैसे 38 का हमले में यही खत्म कर लेते हैं, फिर बुकलेट वाले बाद में कर लेंगे, एक्चुअली Okay, sir. नेक्स्ट टाइम अगर ऑब्जेक्टिव लेक्चर में आएगा। एक दो डाउट्स थे सर। तो 38 पे डाउट है। हाँ पहले 38 सब्जेक्टिव क्या कह रहा है। So they are telling objective, madam. अच्छा ऊपर वाले जो होते हैं, ठीक है रुक जाओ, एक 38 में खत्म कर लेता हूँ। पार्टिकल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 15, with what speed will it move in interstellar space, assume only earth's gravitational field। तो बेसिकली एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी दे दिया है, तो तुम्हें इन्फिनिटी पे पहुंचा दो उसको, जब इन्फिनिटी पे पहुंचा दोगे तो भी तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी बच जाएगा। मतलब ये इन्होंने थोड़ा सा तो वेगली, मतलब इंटरस्टेलर स्पेस मतलब आफ्टर इट एस्केप्स द अर्थ। हाँ यहाँ पे उसका वही मतलब निकालना है तुमको कि जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से तुम बाहर निकल जाओगे तो उसको उससे निकलने में तुमने काफी सारा काइनेटिक एनर्जी यूज अप कर लिया होगा, तो इधर से लॉन्च से लेकर उधर तक कंजर्व कर लो और जितना बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी वो तुम्हारा बाद में रहेगा। ओके सर। ठीक है। 39 में भी किसी को डाउट है? नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कौन सा बोल रहा था तू? so you will be doing HCV today, right? हाँ केवल ये करेंगे Okay, अभी। sir. ऑब्जेक्टिव 1 में 17th क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 1 का 17th 14th। सर 1 and 2। ठीक है रुको 17th करता हूँ। Satellite is orbiting the Earth close to its surface. Particle is to be projected from the satellite to just escape from the Earth. To just escape from the Earth. अच्छा, escape speed from the Earth is v/e. तो its speed with respect to the satellite बताना है तुमको। तो बेसिकली देख लो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक स्पीड होगा तो उतना स्पीड उसको देना नहीं पड़ेगा। अगर तुम अर्थ का रेडियस r है, मास m है, और तुम्हारा सैटेलाइट यहीं कहीं चल रहा है, तो रफली स्पीकिंग मान लेते हैं कि उसके ऑर्बिट का रेडियस भी r ही है। तो उस ऑर्बिट में जो स्पीड है सैटेलाइट की v ऑर्बिटल, वो तुम्हें पता है √gm/r है, राइट। यस सर। और अर्थ के सरफेस से अगर तुम्हें लॉन्च करना होता है कोई चीज को, एस्केप कराना होता है, तो तुम्हें उसे एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ती है √gm/2r, राइट।
यस सर। ठीक है, तो अब सैटेलाइट के पास ऑलरेडी काफी स्पीड है, तो हमारा जो बॉडी सैटेलाइट में से फेंका जाएगा उसके पास ऑलरेडी स्पीड होगी। So it will be less than VE. सो इट्स स्पीड विद रेस्पेक्ट टू सैटेलाइट मुझे फाइंड करना है, राइट? सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन बेसिकली, बट द प्रॉब्लम इज कि एक तो उसको ऑर्बिट से निकालना है। आई डोंट थिंक ये वो सब अकाउंट में ले रहे होंगे। दे आर बेसिकली सेइंग कि उतना स्पीड से चल रहा था, तो उन्होंने बोला है will depend on direction of projection. ट्रू, वही मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर तुम ऑलरेडी, क्योंकि इतना हाई स्पीड से चल रहे हो तुम, राइट? या और अर्थ के रिलेटिव तुम्हारा स्पीड जो है ये होना चाहिए एस्केप करने के लिए। तो अब ऑब्वियसली अगर तुम उल्टा डायरेक्शन में फेंकोगे तो तुम्हें इसको नलिफाई करना पड़ेगा पहले अपना स्पीड को। मतलब सैटेलाइट के उल्टा डायरेक्शन में फेंकोगे तो पहले तो तुम्हें इतना स्पीड जनरेट करना पड़ेगा जितने से सैटेलाइट चल रहा है। अगर Yes, उतना sir. स्पीड से फेंकोगे तब तो वो रेस्ट पर आ जाएगा और सीधे नीचे गिर जाएगा। लेकिन अब तुम उसको एस्केप कराना चाहते हो तो उल्टा डायरेक्शन में तुम्हें इतना स्पीड और जनरेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली इतना प्लस इतना स्पीड तुम्हें फेंकना पड़ेगा उल्टे डायरेक्शन में। ओके सर, तो उन्हें बताना चाहिए था कि पार्टिकल आगे प्रोजेक्ट करना है पीछे प्रोजेक्ट करना है। हाँ, बेसिकली तो वही है, इसीलिए ऑप्शन दिया है उन्होंने कि विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। क्योंकि अलग अलग, अगर तू वर्टिकली फेंकेगा तो मोर और लेस तेरे को फिर देख ले वेक्टर सम इसका और इसका एस्केप स्पीड के बराबर हो जाए, वैसे देखना है। ठीक है, गॉट इट सर। क्योंकि इसकी स्पीड ऑलरेडी काफी ज्यादा है तो उससे काफी डिफरेंस पड़ जाएगा इस बात पर कि किधर फेंक रहे हो। 14 तू बोल रहा था, अच्छा एक सेकंड, 1 2 कोई बोल रहा था? ऑब्जेक्टिव 1 का 1 2। यस सर। Acceleration of the moon with respect to Earth is this, and the acceleration of an apple falling on Earth's surface is about 10. Assume that the radius of the moon is 1/4 of the Earth's radius. If the moon is stopped for an instant and then released, it will fall towards the Earth. The initial acceleration of the moon towards the Earth will be. ठीक है, ये सब डेटा जो तुम्हें दिया हुआ इसी से कैलकुलेट हो जाएगा। ये तुम कह रहे हो कि मून का रेडियस हम बोल रहे हैं 1/4 ऑफ द अर्थ रेडियस है, राइट? तो अर्थ है तो मून है इतना है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ द मून। सो देयरफॉर तुम ये कह सकते हो, आई मीन ये भी ठीक नहीं है वैसे, लेकिन आई गेस अप्रोक्सीमेशन लगाया जा रहा होगा इसमें कि अर्थ और Oh, मून sir, it will be B only, right? In any case, the acceleration because won't change acceleration is because the towards force won't change. अच्छा, क्या है क्वेश्चन? मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं है। इफ द मून इज स्टॉप्ड फॉर इंस्टेंट एंड देन रिलीज इट विल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द मून टुवर्ड्स द अर्थ विल बी। हाँ सही बात है, करेक्ट है। The force isn't changing, so the acceleration आई won't. थॉट कुछ और कैलकुलेट करना। ठीक है, सही बात है। 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो ऑलरेडी उधर चल रहा है, ठीक है, ऑर्बिट में है, लेकिन एक्सेलरेशन उसकी वही है, राइट? और वो एक्सेलरेशन अर्थ के पुल से ही आ रही है। मतलब mg, अर्थ जो मून पे फोर्स लगा रहा है वही फोर्स से मून जा रहा है सर्कल में, लेकिन एक्सेलरेटेड तो इधर की तरफ ही है। और अगर तुम इसको रेस्ट पे लेके छोड़ दोगे तो भी इधर की तरफ ही एक्सेलरेटेड होगा। तो ये डिस्टेंस पे जो भी जी का वैल्यू होता है वही मून की एक्सेलरेशन है। तो चाहे वो चल रहा हो सर्कल में और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, चाहे तुम इसको रिलीज कर दो और फ्री फॉल एक्सेलरेशन हो, इस लोकेशन पे तो एक्सेलरेशन का एक ही वैल्यू होगा। समझा ये? यस सर। और एक्सेलरेशन ऑफ द मून जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द अर्थ इन द प्रीवियस क्वेश्चन इज, जो अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन होती है। नहीं सर, इसमें हमें रेडियस ऑफ मून भी अकाउंट पे लेना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, चलो ओके, ये भी बात है कि मून छोटा सा नहीं है, तो वो अकाउंट में ले लो कि अर्थ अगर इतना बड़ा है और मून का रेडियस अर्थ के रेडियस का 1/4 है, तो मून का सेंटर जो है एक्चुअली 5r/4 फ्रॉम द अर्थ सेंटर होगा। यही कह रहे हो ना? यस सर। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे कितना जी होना चाहिए इस डिस्टेंस पे। अगर r पे बेसिकली gm/r² जो है उन्होंने तुम्हें 10 दे रखा है, तो gm/5r/4 होल स्क्वायर कितना होगा? ये क्वेश्चन है, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझा? यस सर।
ऑलराइट। और 14 तो बोल रहा था ना, ये कर लेते हैं बस, फिर खत्म कर देते हैं लेक्चर। Body is suspended from a spring balance kept in a satellite. The reading of the balance is W1 when the satellite goes in an orbit of radius r, and W2 when it goes in an orbit of radius 2r. Reading of the balance is W1 when the satellite goes in an orbit of radius r, and W2 when it goes in an orbit of radius 2r. Then सैटेलाइट है और सिंपली ऑर्बिट में है और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी एक्सेलरेशन तो हाँ दोनों ही जीरो आएंगे। रीडिंग कैसे आएगी? बेसिकली तुम जब ऑर्बिट में होते हो तो तुम वेटलेस होते हो, राइट? Sir, it will be like the one we calculated, like the normal force in a geostationary satellite. सर यहाँ वो बॉडी सस्पेंडेड है इसलिए नॉर्मल फोर्स फिर जीरो ऐसा कुछ है? नहीं वो रीजन नहीं है, नॉर्मल फोर्स नहीं है। अब नॉर्मल फोर्स होना जरूरी नहीं और है। सर कैलकुलेशन से भी इक्वली आ जाएगा, लाइक mg minus m omega square r से। हाँ वो ठीक है, तुम कैलकुलेट कर लो इसको फिर कि एक बार आर रेडियस के ऑर्बिट में हो, मतलब ये है तुम्हारा सैटेलाइट, यहाँ से स्प्रिंग है, यहाँ से बॉडी लटका है, इधर धरती है, तो आर रेडियस का ऑर्बिट में जब तुम जा रहे हो एक सर्टेन वी से, तो निकाल लो कि तुम्हारा फोर्स बैलेंस क्या है, कि इधर के एक्स लग रहा है और इधर जो है एम जी लग रहा है। नहीं हम जो कैलकुलेट इक्वेशन में कर रहे थे नॉर्मल फोर्स वाला, कहाँ गया? वैसे भी इस पे जो फोर्स लग रही है, जो सैटेलाइट पे फोर्स लग रही है, वो है यहाँ पे भी जो भी जी की वैल्यू है, तो वो एम जी है। मान लो कि इस बॉडी की बात कर रहे हैं, अगर ये ऑर्बिट में है सैटेलाइट के साथ, तो इस पे फोर्स एम जी लग रही है और इसके कारण ये एम ओमेगा स्क्वायर आर से जा रहा है, तो जी की वैल्यू तो ओमेगा स्क्वायर आर है ही। अब जब तुम इसके फ्रेम में इस पे सूडो भी लगा दोगे तो वो एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा और रियल फोर्स एम जी लगता होगा, तो वो दोनों तो वैसे भी कैंसिल होने चाहिए, राइट? ओके सर, गॉट इट सर। ये उधर भी होना चाहिए था, वो जो हम जियो स्टेशनरी में कर रहे थे। जियो स्टेशनरी में क्या था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या था, बट अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चल रही है और आदमी वेइंग मशीन पे खड़ा है, तो भी लॉजिक बराबर ही है वही, कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड जी है उसके कारण आदमी पे एम जी लग रहा है नीचे, जिसके कारण वो ऑर्बिट में है, ओमेगा से जा रहा है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर मिला तुम्हें, तो इससे जी की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर आर आ गई। अब जब तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो उसमें नीचे एम जी लगा रहे हो लेकिन ऊपर सूडो लगा रहे हो एम ओमेगा स्क्वायर आर, वो दोनों कैंसिल करते रहे एक दूसरे को, राइट? तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कोई एन की जरूरत ही नहीं है। दैट्स वाई सैटेलाइट्स में लोग वेटलेस होते हैं, मतलब दीवार पे वेइंग मशीन लगा के उस पर पैर लगाने से वो रीडिंग थोड़ी दिखाएगा, गॉट इट सर। राइट? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 2 का 3। Objective 2 का 3, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ग्रेजुअली श्रिंक्स मेंटेनिंग इट्स शेप, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर। देख ले, पोटेंशियल एट द सेंटर का फॉर्मूला तुम्हें पता है, माइनस जी एम बाय आर होता है, राइट? शेल के अंदर कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, तो जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही अंदर भी है। और यस सर। शेल को तू बेसिकली कंप्रेस कर रही है, लेकिन मटेरियल टोटल अमाउंट में तो सेम ही है, तो एम चेंज नहीं हो रहा है, करेक्ट? तो एम सेम रह रहा है उसका, लेकिन आर जो है तुम्हारा वो तुम छोटा कर रहे हो, तो माइनस जी एम बाय आर की वैल्यू जो है इंक्रीज कर रही है, मतलब मैग्नीट्यूड में इंक्रीज कर रही है, राइट? यस सर। तो एज अ वैल्यू वो डिक्रीज कर रहा है एक सेंस में, क्योंकि माइनस लगा है ना आगे उसको, समझा? अंडरस्टूड सर। ठीक है, ऑलराइट। So I have a हाँ small doubt. हाँ
एक्सरसाइज में 25th क्वेश्चन में एक्सरसाइज का 25th में, हाँ बोलो। बॉडी इज वेट केजी बाय मास नहीं, मैं वो वॉइस ब्रेक, इंडिपेंडेंट। तेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, फिर से बोलो। सर अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलो। हाँ सर, उन्होंने मास दिया है तो शुडंट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कहाँ पे मेजर कर रहे हैं? बॉडी इज वेट बाय अ स्प्रिंग बैलेंस टू बी 1 kg एट द नॉर्थ पोल। हाँ ठीक है, फेयर इनफ, गलती कर दिया इन्होंने। 1 kg नहीं, लेकिन एक्चुअली पता है किस सेंस में ये बोल रहे हैं? ये इस सेंस में बोल रहे हैं कि जनरली हम लोग को भी किसी चीज का मास उसके वेट से ही पता चलता है, राइट? यस सर। मतलब जब तुम कोई बोलेगा कि मेरे को 1 किलो कोई क्वांटिटी दे दो, मैंगो दे दो, तो तुम उसको वेइंग मशीन में रख के जब वो 10 न्यूटन का रीडिंग आएगा, अगर अज्यूम कर रहे हो कि ग्रेविटी वहां पे लोकली जहां मेजरमेंट कर रहे हैं वहां 10 है, तो जब 10 न्यूटन का रीडिंग वेइंग मशीन दिखाएगा तो तुम बोलोगे कि 1 किलो मास होगा इस चीज का, राइट? तो तुम उसकी वैल्यू तो जज कर ही रहे हो वेट से, यानी जी पे डिपेंडेंट तो है ही वो। अच्छा ओके, बट सर वो मास दिया है तो फिर वो तो नहीं इंडिपेंडेंट। मास दिया है, होता क्या है कि जैसे मान ले वेइंग मशीन पे भी मास लिखा होता है हमारा, राइट? लेकिन वो मास जी को यूज करके ही तो कैलकुलेट कर रहा होता है वो, तो वो स्केल पे स्टिकर लगा होता है केजी का, लेकिन उसने क्या किया होता है, वेइंग मशीन की कैलकुलेशन इन द मशीनरी होती है कि जब मैं उस पर खड़ा हो जाऊंगा और 680 न्यूटन आएगा, तो वो उस रीडिंग को 10 से डिवाइड करके 68 स्केल पे दिखा के और केजी आगे स्टिकर पे लगा रहेगा, राइट? यस सर, यस सो मैं अपना रीडिंग मानूंगा उसको ऑफ मास इन अ सेंस, या जो भी है वेट वॉटेवर, बट वो जी को यूज करके वर्क कर रहा है, मतलब उसने अज्यूम किया है कि जी का एक वैल्यू है जिससे वो डिवाइड करके तुम्हें तुम्हारा मास बता रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, मास इसने कैलकुलेट किया है तुम्हारा जी के वैल्यू से, आई मीन एमजी मेजरेबल क्वांटिटी एमजी है, और फिर उसको जी से डिवाइड करके वो एम बता रहा है तुम्हें। अच्छा ओके तो वो सर। चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली बेस्ड ऑन लोकेशन। यस सर, थैंक यू। ठीक है, तू क्या कह रहा है? कैन वी से इफ अ सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट देन वेटलेसनेस इज एक्सपीरियंस इन, हाँ यस करेक्ट, दैट्स ट्रू. And the reason for that is that everything in the satellite is basically in free fall. Just like, I mean, if you take an elevator, if you're in an elevator and you're standing in an elevator and there's a weighing machine underneath your feet, and then the elevator starts to fall, right? तो elevator भी free fall में है, तुम भी free fall में हो, weighing machine भी free fall में है. तो अब ऐसा गिरता हुआ सिचुएशन में तुम वेइंग मशीन पे अपना पैर से प्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम और वेइंग मशीन सेम ही रेट से नीचे जा रहे हो. प्रेस हम तब कर पाते हैं जब हम नीचे जाना चाह रहे होते हैं और नीचे वाला चीज नहीं जा रहा होता है, तो देन इट स्टॉप्स अस. वी आर ट्राइंग टू गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, बट देन समथिंग प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गोइंग, सो वी फाइल इनटू इट. So then that pressing produces a reading on the machine. But if the machine is also going down at the same rate, you can't press into it, right? अब ये तो vertical free fall है, but orbit करना जो है वो भी एक type का free fall ही होता है. The only thing is you don't fall directly downwards. You sort of fall a little, but since you have a tangential velocity, you end up moving also. You would have ideally gone, I mean, if there had been no gravitation, you would have gone in a straight line. But since there is gravitation, you have fallen a little also. So you are here instead of being there. Then again, when you are here, if there was no gravitation, you would have gone in a straight line. But since there is gravitation, in that same time, you have fallen a little also. So you are actually, if you think of these little things, instead of being staggered like this, all together in one place, you're constantly falling towards the earth, right? A satellite is basically in free fall. And so वही situation वहां पर भी आएगा वेटलेसनेस का. ठीक है, ठीक है, फिर हो गया, खत्म करते हैं. सर मेरा TWT में एक छोटा सा डाउट था, मतलब सर ने डाउट्स दिए थे पर मुझे समझा नहीं था, आप एक बार क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन नंबर नहीं मेरे पास है नहीं वो, तू बता दे ऐसी. ओके सर, एक बोल के या सर 1 मिनट सर. हाँ हाँ, या एक काम करना, व्हाट्सएप कर दे मेरे को, मैं देख लूंगा बाद में, मैं तेरे को ओके चैट में सर. बता दूंगा. तेरा नंबर है मेरा? हाँ सर, ओलंपियाड ग्रुप पे है. ठीक है, बस तो व्हाट्सएप कर देना. ओके सर. ऑलराइट, चलो. थैंक यू सर.